वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हमने 9th क्लास का ग्रेविटेशन टॉपिक जो था वो शुरू किया था। ग्रेविटेशन में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपने समझे और कुछ नई चीज़ें आपने सीखी। जैसे आपको याद होगा ग्रेविटेशन पार्ट 1 में हमने ग्रेविटेशन क्या होता है ये समझा, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में हमने समझे। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट क्या है और मैथमेटिकली उसको किस तरह से हम देखते हैं ये हमने बात की। ऐसा यूनिट की बात की हमने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, किस तरह से जो है वैल्यू जो है उसकी क्या वैल्यू होती है ये हमने देखा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसको हम बोलते हैं और क्यों ऐसा बोलते हैं ये हमने देखा। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये तो हमने पढ़ा ही था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, आज हम अपने इसी लेक्चर को, जिसको सीरीज़ का पहला पार्ट हमने माना ग्रेविटेशन पार्ट 1, आज हम सेकेंड पार्ट जो है उसी का शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन पार्ट 2। तो सबसे पहले देखते हैं जो आज तक आपने पढ़ा। अभी तक जो आपने पढ़ा वो ये है कि F जो है इट इज़ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो अभी इसी का इस्तेमाल करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या है वो आप देख लीजिए। We have to find the gravitational force between, you have to find the gravitational force between two bodies of 1 kg each। मतलब दो आपके पास बॉडीज हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, लेकिन दोनों ही जो है 1 kg हैं। एक बात, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर है। मतलब एक बॉडी ये है, ओके, दूसरी बॉडी ये है, ओके, ये भी 1 kg है और ये भी 1 kg है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। और आपको कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, आपको इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो निकालनी है। और आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी आपने लिखना होगा। मैंने पहले भी आपको बताया, कई बुक्स में आर लिखा होता है, कई बुक्स में डी लिखा होता है, कई बुक्स में एक्स लिखा होता है। जो भी आपको लिया होगा, तो डिस्टेंस आपने जो भी लिया होगा, तो जो भी लिया होगा वो 1 मीटर के बराबर आपको लेना है। m1 1 kg है, m2 भी 1 kg है। ठीक है जी। तो ज़रा देखिए क्या बनने जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू बिकम F इज इक्वल टू कैपिटल G। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6 पॉइंट, ठीक है जी, आपको पता है कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G क्या है 6.67 10 रेज टू पावर -11, ठीक है जी। m1 क्या है 1 kg, m2 क्या है 1 kg अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर। ओके, देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लगाया है ना। यूनिट लगना चाहिए, यहाँ पर 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 यूनिट लगना चाहिए। ठीक है, इसका 6.67 10 टू पावर -11 के साथ आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ जो 1 लिखा है इसके साथ 1 kg आएगा, इसके साथ भी 1 kg आएगा और इसके साथ 1 मीटर आएगा। ये तो आपको पता ही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आंसर क्या बनने वाला है, इट इज गोइंग टू बिकम F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन। ओके, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है 1 है। आप देखिए m1 1 है, m2 1 है और तो और d की वैल्यू भी 1 है। तो 6.67 को एक्चुअली आपने 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 को ही 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड किया। तो आपकी F की वैल्यू जो है इट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन। ये जो है आपके पास इसकी वैल्यू होगी। तो आपने देखा इसकी वैल्यू जो है आपके पास F की वैल्यू जो आपने डिराइव करके देखी वो क्या आई,
इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ओके, तो अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और दोनों जो है 1 kg के बराबर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, तो दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी, ये फोर्स होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। 10⁻⁻11 न्यूटन आप देख रहे हैं, यह है 10⁻⁻11 न्यूटन। तो 10⁻⁻11 न्यूटन के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 10⁻11 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं फिर से बता दूं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी f की वैल्यू आई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। -11, 10⁻⁻11 एक एक्सट्रीमली स्मॉल टर्म है। इसके साथ आप 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है बहुत छोटी आने वाली है, और ये वैल्यू इतनी छोटी है कि आप यहां पर देखेंगे दिस वैल्यू इज टू स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। सो यू कैन कंक्लूड दैट दो एवरी पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स exert gravitational pull on each other, okay, मतलब we have a body of mass m1 which is 1 kg है ना, okay, we have another body of mass 1 kg है ना, and the distance between them is 1 meter है ना, but this body must exert force on this body and this body must exert force on this body। मतलब ये बॉडी जो है इस पर फोर्स लगा रहा है और ये बॉडी जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, और ये जो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं ये क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। और आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है बहुत छोटी है, ये वैल्यू इतनी छोटी है दैट दे कैन नॉट मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ना ये इसकी तरफ मूव कर सकता है, ना ये इसकी तरफ मूव कर सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव भी नहीं कर सकते। ये वैल्यू इतनी छोटी है। कितनी वैल्यू है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। बहुत ही छोटी फोर्स है, नेग्लिजिबल फोर्स, टू वीक, टू स्मॉल। सो सिंस दिस force is too small, this gravitational pull is too weak, it cannot overcome the frictional force between the objects and the ground। मतलब ये बॉडी ग्राउंड पर पड़ी है, ओके, ये बॉडी भी ग्राउंड पर पड़ी है, ये बॉडी जो है ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ना, और ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स इतनी छोटी है कि दोनों में से कोई भी जो है अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। तो चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन अर्थ। अब हमारे पास अर्थ है, ओके, अर्थ है ना, अब मैसिव बॉडी, और इसके ऊपर 1 kg की एक बॉडी पड़ी है। मैंने तो जो आपको दिखाया आप देख रहे होंगे, ये मैंने 1 kg का डॉट जो मार्क किया है, ये जो मैंने मार्क किया है, आप ये बहुत बड़ा है ना, ये इतना बड़ा नहीं होता जब आप अर्थ और बॉडी को कंपेयर करते हैं। सो वी हैव अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, वी हैव अनदर बॉडी ऑफ मास 6 इंटू 10⁻24 kg, और ये बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये ब्लू कलर का डॉट मैंने डाला है, ये अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, ये है अर्थ, ठीक है जी, अर्थ के ऊपर ये ब्लू कलर का डॉट पड़ा हुआ है। तो इसका रेडियस तो नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम इन दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या लेंगे? वो लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। जो रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा वही इन दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस होगा। और आपको बता दूं, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, इट इज़ 6400 किलोमीटर। व्हेन यू से 6400 किलोमीटर, अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6400 किलोमीटर है, आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो डी की वैल्यू जो है वो आएगी
6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है जी, ये है डी की वैल्यू। तो एक बात याद रखनी है आपने, अगर आपको यहां पर अगर आप बात करते हैं डिस्टेंस की, ओके, तो अगर ये किलोमीटर में दिया हुआ है जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला काम तो आपका ये है कि डी अगर 6400 किलोमीटर है तो आप इसको कन्वर्ट करें किस में, मीटर में, जो कि मैंने कर दिया। ठीक है जी, ये पहला काम है। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, और मुझे जहां तक पता है आपको फॉर्मूला अभी भूला नहीं होगा। इट इज एफ इज इक्वल टू व्हाट, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके ओके, तो जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। और अब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। जी एफ इज इक्वल टू जी मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1। m1 क्या है जी, 1 kg। ओके, फिर उसके बाद 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मैंने आपको बताया 6400, सॉरी डी स्क्वायर मैंने आपको बताया, डी जो है 6400 किलोमीटर है। उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, और साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज किया तो मैंने आपको बताया इट इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ आएगा, लेकिन डी स्क्वायर है इसलिए raised to 2 भी बनना चाहिए यहां पर। ठीक है जी, तो आप जरा नोटिस कीजिए क्या क्या आपके पास आ गया है। आपके पास जी की वैल्यू आ गई है, कैपिटल जी की। ये मास है पहली बॉडी का, ये है मास ऑफ अर्थ। ठीक है जी, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ ही हमने लेना है। और मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ अर्थ ही क्यों लेना है। रेडियस ऑफ अर्थ ही इसलिए लेना है क्योंकि जो वैल्यू आप लेना चाहते हैं, आपके पास मैंने आपको बताया अर्थ है, और अर्थ के ऊपर वो बॉडी लाई कर रही है, और बॉडी इतनी टाइनी है अगर आप अर्थ से कंपेयर करेंगे कि आप उसका रेडियस लें ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ ही आप लेंगे। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि जब आप ये वैल्यूज़ लिखते हैं तो इनके साथ आपको यूनिट भी लिखना होता है। जैसे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपको लिखना चाहिए। मैं यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पेस कम हो गया है, इस फ्रेम में नहीं आ पाएगा। तो ये 1 लिखा है तो 1 के साथ आपको केजी लिखना होगा, मेंशन करना होगा। यहाँ पर 6 इंटू 10⁻24 लिखा है तो केजी आपको मेंशन करना होगा। 6.4 इंटू 10⁻6 लिखा है तो इसके साथ आपको मीटर जो है मेंशन करना होगा। यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है, आपने मीटर में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट इट। अब देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को कई बार समझ नहीं आता कि कैलकुलेटर से की जाएगी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप देखिए जो मैंने अभी लिखवाया था उसमें 6.67 आया था। ठीक है जी, उसमें 6 आया था। ठीक है जी, अपॉन 6.4 आपको 2 बार लेना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय इट वॉज 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन 10⁻6 इंटू 10⁻6। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आपको 0.977 इंटू 10⁻1 जो है वो मिलने वाला है। ऑब्वियसली ये न्यूटन है क्योंकि आप फोर्स निकाल रहे हैं ना। जब आप कैलकुलेट करेंगे, इन सब को मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेट किस तरह से करना है। आप देखिए ये वाला पोर्शन, आप देखिए ये आपको समझ आ गया होगा। 6.676, 6.4, 6.4 आपने ये इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पर जो 10 के पावर वाला पार्ट है वो इकट्ठा कर लिया। इसकी वैल्यू आपने निकाली 0.977 और इसकी वैल्यू आपने निकाली 10⁻1 न्यूटन। ठीक है जी, ये इस तरह से आपने काम बना लिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0.977 10⁻1 न्यूटन को, तो इट इज गोइंग टू बिकम, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम 9.77
न्यूटन। ये है आपके पास आंसर। सो दिस इज द फोर्स विच अर्थ एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर अर्थ के ऊपर कोई बॉडी मास 1 kg की पड़ी हुई है तो अर्थ जो है ये फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगाता है 9.77 न्यूटन। कई बार इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 9.8 न्यूटन भी कई बार लिख देते हैं इसको, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी। अभी अभी आपने समझा था कि अगर दो बॉडीज़ हैं और एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और दोनों 1 kg है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स कितनी एक्ट करती है। ठीक है जी। वो आपने निकाल कर बताया कि फोर्स जो है इस केस में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन जो है वो एक्ट करती है ना। दूसरा केस जो अभी अभी हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि अगर एक बॉडी जिसकी मास 1 kg है वो अर्थ के ऊपर लाई कर रही है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इट इज़ अबाउट 9.77 न्यूटन और 9.8 न्यूटन हमने बोला। अब देखिए अलग केस, ये दो लाइटर बॉडीज, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि दो लाइटर बॉडीज के बीच में क्या फोर्स एक्ट करती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक लाइटर बॉडी एक हैवी बॉडी के बीच में फोर्स किस तरह से एक्ट करती है, तब आप ये एग्जांपल दे देंगे। अब हम बात करेंगे दो हैवी बॉडीज़ की, और दो हैवी बॉडीज़ की बात कर रहे हैं अर्थ और हम मून के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थ और मून भी तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते होंगे। अगर अर्थ फोर्स लगा रही है मून के ऊपर तो मून फोर्स लगा रही है अर्थ के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इट इज़ 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, जो कि मैंने आपको बताया कि यू हैव टू चेंज इट इनटू meters, and when you change it into meters it is going to become 3.84 into 10⁻⁸ मीटर। 3.84 into 10⁸ मीटर ये आने जा रहा है। तो अभी क्या मैं बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा हूँ बिटवीन टू हैवी बॉडीज। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जब अर्थ और मून की बात होती है तो दोनों के बीच में क्या फोर्स जो है वो लगती है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो उसको निकालने के लिए देखिए वही तरीका यूज़ करेंगे, क्या, F इज इक्वल टू gm1/2/r²। ठीक है। तो g क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने आपको बताया कि इसमें यूनिट ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आगे 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻24 kg ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है जी। 10⁻22 kg अपॉन, ठीक है जी, 10⁻22 kg। ये फ्रेम से थोड़ा सा बाहर चला गया, ये 22 है। आप ये जो है ये 22 है, मैं आपको बता देता हूँ ये 22 है, आप इसको याद रखिए। ठीक है जी। फ्रेम से थोड़ा सा बाहर चला गया, ओके। अपॉन r² और r तो सॉरी d² मतलब मैंने आपको बताया d जो है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। इसको मीटर में जब आप चेंज करेंगे वो होगा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। और रेज़ टू पावर स्क्वायर होता है ना, रेज़ टू पावर 2 होता है, तो इसलिए दो बार लिखना पड़ेगा, 3.84 इंटू 10⁻8। अब आगे क्या करना है आपको पता है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम 6.67, 7.4, 3.84 को इकट्ठे कर लेंगे और बाकी जो 10 की पावर वाला के टर्म्स रह गए हैं वो हम इकट्ठे कर लेंगे। मतलब ये 6.67 इंटू 6 अपॉन इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 आ जाएगा कुछ इस तरह से। ज़रा देखिएगा, ये हो जाएगा F इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका F इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 मल्टीप्लाइड बाय
10 raised to power minus 11, okay, multiplied by 10 raised to power 24 into 10 raised to power 22। ये कुछ इस तरह से है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग से सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। तो जब आप सॉल्व करेंगे, इन सब को जब सॉल्व कर लेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आप देखिए, वो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू 20.08 इंटू 10 रेज टू पावर 19 न्यूटन। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में आपने करना हो तो 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है जी। ये जो 2 है ना, इसके बाद आपको पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे को 10 से डिवाइड कीजिए और 10 से ही मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ओके। 10 से आपने इसको डिवाइड किया और 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 2.008 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 20, 2.008। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 2.008 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 न्यूटन। ये आपके पास आंसर है इसका। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है जी। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। आपको देखिए हर एक में आपने एक चीज़ देखा होगा, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर ही यूज़ करना है। जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर ही हर जगह आपको यूज़ में लाना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन के थर्ड लॉ के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है जी। आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, हमने पढ़ा ना ये अभी आपने पढ़ा कि अगर आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, मैंने आपको बताया इफ़ यू हैव 2 बॉडीज़, ओके, बोथ द बॉडीज़ अप्लाई एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, है ना। ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, ओके, और ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर, मतलब दोनों तरफ से फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं, और दोनों तरफ से जो फोर्सेस लगती हैं बराबर, हम मानते हैं कि दोनों बराबर फोर्सेस लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो यही आपको बताना है कि ग्रेविटेशन और न्यूटन के थर्ड लॉ के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको मैं बता दूं, आपको न्यूटन का थर्ड लॉ याद होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये आपने पढ़ा ही हुआ है ना, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। The gravitational force of attraction between any 2 point masses m1 and m2 separated by a distance d is given by this formula, you know। ये रिलेशन है, हमने जो पढ़ा है कि f जो है वो किसके बराबर है। अगर आपने ये रिलेशन देखा होगा तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना रिलेशन। तो अब देखिए ज़रा, ये फॉर्मूला जो है ये क्या शो करता है, दैट m1 अट्रैक्ट्स मास m2 विद फोर्स f, है ना। m1 m2 को f फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। Hence, as a reaction, it also experiences the equal and opposite gravitational force exerted by mass m2। बार बार ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल है। मैं फिर से आपको ये बात समझा देता हूँ। बात ये है कि थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है जी। और अगर ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक फोर्स लगा रही है, तो जो फोर्स ये बॉडी लगा रही है इसके ऊपर, वही फोर्स जो है वो ये बॉडी इसके ऊपर लगा रही है ना। दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं और दोनों के द्वारा लगाई गई फोर्स जो है वो बराबर है। और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों, अगर m1 m2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और m2 m1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन वाला फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना है? एक्शन रिएक्शन वाला। और एक्शन रिएक्शन वाला लॉ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
तो इसको आप समझिए, एक्शन फोर्स जो है, अर्थ पुल्स अ पर्सन डाउन विद अ फोर्स इक्वल टू देयर वेट। मुझ पर जो फोर्स लग रही है, जो अर्थ फोर्स लगा रही है, वो एक्चुअली मेरा वेट है, ठीक है। इसी तरह से मैं भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अर्थ अप विद अ फोर्स इक्वल टू देयर ओन वेट। और सेम केस जो है यहां पर सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर है। ये अर्थ है, ये मून है। अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है बराबर है। अब एक चीज़ मैं कह रहा हूं कि अर्थ दोनों, या अर्थ हो गया या बॉडी होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। आप देखिए तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आप जब एक एग्जांपल देकर बात समझाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तस्वीर है, और इस तस्वीर में एप्पल्स ऊपर से नीचे गिर रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जो भी आप सोचें। वैसे तो ये फेयरी टेल्स में होता है कि नीचे से एप्पल जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। ये एक्चुअल जो है लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरते हैं, है ना। तो अब सोचने की बात यह है, एक एप्पल अर्थ पर जो फोर्स लगा रहा है और अर्थ एप्पल पर जो फोर्स लगा रही है, हमने पढ़ा कि वो दोनों फोर्सेस सेम हैं। अगर अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रहा है और एप्पल अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर एप्पल गिरता हुआ दिखता है, एप्पल के ऊपर अर्थ गिरती हुई क्यों नहीं दिखाई देती। तो इसका उत्तर बड़ा सिंपल है, पर समझने वाला है। आपने तो पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा है ना ये आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है फोर्स अपॉन मास होगा। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, जैसे जैसे मास कम होता जाएगा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर आप अब कंपैरिजन करें अर्थ का किसके साथ? एप्पल के साथ। ठीक है जी, ये एक एप्पल है, इसके साथ आप अर्थ को कंपेयर कीजिए। ये अर्थ है, ठीक है जी, ये अर्थ है और ये है एप्पल। एप्पल और अर्थ को कंपेयर कीजिए तो आपको पता लगेगा कि इसका मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, एज कंपेयर टू एन एप्पल। यस और नो? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री। आप सब इस बात से अग्री करेंगे कि अगर एप्पल और अर्थ को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अर्थ का जो वज़न है, मास जो है, वो एज कंपेयर टू अर्थ का जो मास है एज कंपेयर टू एप्पल बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। तो डेफिनेटली एक सिंपल सी बात है, यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ इज टू स्मॉल एंड इट्स मोशन टूवर्ड्स एप्पल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अर्थ, अर्थ में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एप्पल के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण, एप्पल जो फोर्स लगा रहा होगा उसके कारण जो अर्थ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल है। इसीलिए उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता, किया जा सकता है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा ये लगता है कि अर्थ के ऊपर एप्पल गिर रहा है, हमें ये नहीं लगता कि एप्पल के ऊपर अर्थ गिर रही है। तो देखिए क्या क्या किया अभी आपने पढ़ा, दो बॉडीज़ जिनका मास 1 kg होगा वो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। दो बॉडीज़ जिनमें एक अर्थ है और एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। फिर हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हैवी बॉडीज़, और उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून लेकर, मतलब अर्थ और मून की एग्जाम्पल से हमने इसको स्टडी किया। ओके, फिर हमने ग्रेविटेशन और न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या रिलेशन है ये पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि अर्थ के ऊपर सेब गिरता हुआ दिखता है लेकिन एप्पल जो है उसके ऊपर अर्थ गिरती हुई नहीं दिखती, ऐसा क्यों? ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी। देखिए भैया, जो पहले 3 पार्ट्स आपको पढ़ाए ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। और जैसे ये तीसरा पार्ट जो था, इसमें एक बॉडी जो है वो है अर्थ और दूसरी मून है, तो ऐसे ही आपको सन और अर्थ के बारे में भी पूछा जा सकता है। कई बार बोलते हैं वो कि प्लैनेट है ए और दूसरा प्लैनेट है बी, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप घबराइएगा मत, जो भी होगा आपको आता होगा, ध्यान से कीजिएगा, आपको अपनी समझ के हिसाब से ही काम जो है वो करना होता है। आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मेहनत जो है ये पसंद आई होगी। छोटे से वीडियो को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ, हाउ विल द फोर्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर अभी ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो r है और नया डिस्टेंस जो है वो r डैश है, तो r डैश जो है वो ओरिजिनल का हाफ है, मतलब r/2 है। ओके, तो क्या चेंज आएगी फोर्स में, कैपिटल F में क्या चेंज आएगा, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो देखिए, द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रुपल। मतलब क्या, अगर आपके पास एक बॉडी है मास m1, ठीक है, इस बॉडी को आपने नया मास जो है इसका चेंज कर दिया, नया मास जो है m1 डैश कर दिया, और वो किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू 4m1, ओरिजिनल का 4 टाइम्स, ठीक है। दूसरी बॉडी जो है उसका मास है m2 और उसका नया मास जो है वो आपने चेंज किया 4 टाइम्स, ठीक है जी। तो मास को 4 टाइम करने पर फोर्स में क्या चेंज आएगा, ये आप करके देखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। गुड नाइट।